प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि हम इकाई 5 कर रहे हैं आज की क्लास में, और इकाई 5 में हम आज परिप्रवास को पढ़ने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन आज हम इसमें करेंगे जो कि हरिऔध जी का है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हरिऔध जी को देखेंगे इनके कुछ जीवन परिचय से संबंधित इनकी रचनाएं इनके संबंध में। तो हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिऔध जी हैं जिन्होंने खड़ी बोली में सरस व मधुर रचनाएं की हैं। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ। ये कानून गो के पद से सेवानिवृत्त हुए। हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं की हैं। इनके काव्य में एक और सरल और प्रांजल हिंदी का निरलंकार सौंदर्य है, तो दूसरी ओर संस्कृत की अलंकारिक समस्त पदावली की छटा विराजमान है। कहीं कहीं पर हरिऔध जी ने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है, तो कहीं कहीं चित्रात्मक शैली का। इन्होंने द्विवेदी युग की कर्कशता वाली भाषा का समरसता में संचार किया है। बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि इन्होंने जो इनकी रचना है महाकाव्य है परिप्रवास, तो परिप्रवास में इन्होंने नवीन शैली का प्रयोग किया है। और बताना चाहूँगी जो परिप्रवास है वो द्विवेदी युग में ही लिखी गई है। ओके, हिंदी में उन्हें कवि सम्राट के रूप में याद किया जाता है। किन्हें? हरिऔध जी को। 2 बार हरिऔध जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में के सभापति बनकर सम्मान प्राप्त किए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं हरिऔध जी के कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इनका नाटक है प्रद्युम्न विजय है, 1893 में प्रकाशित हुआ है। रुक्मणी परिणय का प्रकाशन वर्ष 1894 है। अब इनके कुछ उपन्यास हैं, तो ठेठ हिंदी का ठाठ है जो कि 1899 में प्रकाशित हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है। फिर अधखिला फूल है जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ, 1907 ईस्वी में। अब इनकी हम प्रमुख काव्य कृतियों को देख लेते हैं। तो परिप्रवास है जिसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं, 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। पद्य प्रसून 1925 में प्रकाशित हुआ है। चुभते चौपदे 1932 में। चोखे चौपदे का प्रकाशन भी 1932 में ही हुआ है। वैदेही वनवास 1940 में। प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पोपहार, उद्बोधन है, रस कलश है, बोलचाल, हरिऔध सतसई है, मर्म स्पर्श, ग्राम गीत, पुष्प विनोद, श्री कृष्ण शतक। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि इनकी जो 2 रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, परिप्रवास है और वैदेही वनवास है जो कि इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में अक्सर चुभते चौपदे और चोखे चौपदे भी पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखिए और प्रकाशन वर्ष इनका जरूर आप याद रखिए। फिर चलते हैं, तो फिर है उपरोक्त काव्य कृतियों में हरिऔध जी की 2 रचनाएं परिप्रवास व वैदेही वनवास अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। परिप्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक किस काव्य कृति के लिए मिला है, तो वो परिप्रवास है। ओके, इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक व रसपूर्ण है। परिप्रवास में कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा सा हम परिप्रवास की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा मेन एम है, हमारा मेन उद्देश्य है। आज की क्लास लाने का मोटिव ही परिप्रवास है। तो बताना चाहूँगी फ्रेंड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि परिप्रवास क्या है। तो परिप्रवास का अर्थ हुआ, इसका जो शीर्षक है इसका अर्थ हुआ परिवार और समाज के प्रिय कृष्ण का वियोग वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। श्री कृष्ण की गांव परिवेश, उनके वात्सल्य, उनके सांख्य, उनके माधुर्य साख्य यानी सखा दर्शन का माधुर्य भाव का प्राधान्य है तथा इसमें भाव में लालित्य है, उनकी भाव भंगिमाओं का वर्णन परिप्रवास के अध्ययन के अंतर्गत किया गया है। तो थोड़ा सा हम इसके संबंध में और समझ लेते हैं। परिप्रवास, तो परिप्रवास फ्रेंड्स हिंदी काव्य रचना है जो कि खड़ी बोली में लिखी गई है। और बात करूँ तो हरिऔध जी ने को काव्य प्रतिष्ठा परिप्रवास से ही मिली है, यानी हरिऔध जी को जो काव्य प्रतिष्ठा मिली वो परिप्रवास से ही मिली है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है परिप्रवास। फिर यदि इसके परिप्रवास के वर्ण विषय की बात करूँ तो परिप्रवास विरह काव्य है और कृष्ण की परंपरा में होते हुए भी उससे भिन्न है, क्योंकि आपको पता है कृष्ण की जो काव्य परंपरा है अक्सर वियोग से ही संबंधित हैं, तो ये उससे भिन्न है। हरिऔध जी ने कहा है कि मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में
महापुरुष की भांति अंकित किया है, ना कि ब्रह्म करके, ना कि मतलब ब्रह्म करके, यानी ना कि परमात्मा के रूप में, ऐसा हरियोत जी स्वयं स्पष्ट करते हैं। कवि ने कृष्ण का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया है। उनके व्यक्तित्व में सहानुभूति और कर्म कौशल है श्री कृष्ण की। फिर कृष्ण के चरित्र की तरह परिप्रवास की राधा भी का चरित्र देखें तो वो भी राधा भी के चरित्र में नवीनता है। राधा में विरह की विकलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता है, यानी वो इसको बहुत ही गंभीरता से लेती हैं। सभी गोकुल वासियों को समझाती हैं जो कृष्ण के वियोग में रहते हैं। जैसे यशोदा को, नंद बाबा को, सबको बहुत ठाठस दिलाती हैं। और राधा में यानी विरह की विकलता नहीं दिखाई पड़ती। कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम विश्वास और लोक सेवा की वेदना बन गई है। यानी प्रेमिका, यहाँ राधा प्रेमिका है जो कि देवी का रूप ले लेती हैं, प्रेमिका ना होकर देवी हो गई हैं। और वो कहती भी हैं, एक जगह पर अंश आता है, एक जगह पर एक पंक्ति आती है, आज्ञा भूलूं न प्रियतम की विश्व के काम आऊं, ऐसा राधा कहती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रिय प्रवास के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और बताना चाहूँगी कि जो इसकी भाषा है प्रिय प्रवास की, तो यद्यपि संस्कृत बहुल और समास से गुम्फित है, कहीं कहीं पर यथास्थान बोल चाल के शब्दों का भी समावेश देखने को मिलता है। और भाषा छंद खड़ी बोली है, छंद शैली में थोड़ा ये लिखी गई है। खड़ी बोली शैली में बोलूँ तो नवीन शैली का प्रयोग किया गया है। ओके, चलिए हम प्रिय प्रवास को अब देख लेते हैं। प्रिय प्रवास की रचना हरियोत जी ने 1914 ईस्वी में की है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु में श्री कृष्ण के मथुरा गमन, राधा गोपियों की विरह गाथा, पवन दूती प्रसंग, यशोदा की व्यथा, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद आदि का मार्मिक निरूपण हुआ है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरियोत जी ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। जैसा कि मैं अभी आपको परिचय में बता चुकी हूँ कि यहाँ पर राधा और कृष्ण को प्रेमी के रूप में नहीं बल्कि महापुरुष के रूप में कृष्ण को चित्रित किया गया है। और राधा भी जो हैं वो समाज सेविका के रूप में काम करती हैं। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरियोत जी ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं, बकासुर, पूतनावध, सकटासुर, कालीनाग, कंस, जरासंध आदि का वर्णन यथास्थान हुआ है। प्रिय प्रवास की राधा केवल विरहिणी ही नहीं बल्कि वह लोक व समाज सेविका की भूमिका भी निभाती हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी जननायक की भूमिका निभाते हैं। इस महाकाव्य में, मतलब प्रिय प्रवास महाकाव्य में आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक पक्ष की एवं लोक कल्याण पर कवि का ध्यान केंद्रित रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स। और प्रिय प्रवास महाकाव्य कुल 17 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का वर्णन इस प्रकार है, तो हम देख लेते हैं क्योंकि अक्सर सर्गों के संबंध में पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको नोट भी कर लेंगे अपनी नोटबुक में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका जो प्रथम सर्ग है तो इसमें संध्या का वर्णन है, आता है, एक पंक्ति आती है, दिवस का अवसान समीप था। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो कि प्रथम सर्ग से ली गई है। फिर द्वितीय सर्ग में है, इसमें गोकुल वासियों का कृष्ण से विरह होने पर उनका व्यथित होना दिखाया गया है। तृतीय सर्ग में इसमें नंद की व्याकुलता एवं यशोदा को कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनौतियाँ हैं। चतुर्थ सर्ग में इसमें राधा के सौंदर्य का चित्रण है। पंचम सर्ग में इस सर्ग में गोकुल के विरह का वर्णन है, साथ ही राधा एवं माता यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन है। फिर छठा सर्ग आता है तो कृष्ण और यशोदा का वर्णन किया गया है छठा सर्ग में। सातवें सर्ग में नंद के मथुरा के लौटने पर माता यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों पर मार्मिक वर्णन है। आठवें सर्ग में, इस सर्ग में गोकुलवासियों के कृष्ण के साथ बिताए पलों का वर्णन किया गया है। नवें सर्ग में श्री कृष्ण का गोकुल की यादों में खोए होना दिखाया गया है। 10वें सर्ग में उद्धव प्रसंग है। 11वें सर्ग में उद्धव प्रसंग ही है। 12वां सर्ग में श्री कृष्ण का जननायक के रूप में वर्णन है। और 14वां सर्ग जो है, 13वां सर्ग का इसमें वर्णन किया नहीं गया। 14वां सर्ग आता है तो गोपी उद्धव संवाद है। 15वें सर्ग में श्री कृष्ण विरह में गोपियों की व्यथा का वर्णन है। 16वें सर्ग में राधा उद्धव संवाद है। और 17वें सर्ग में विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर हरियोत द्वारा वर्णन है। तो प्लीज आप इनका प्रथम सर्ग और अंतिम सर्ग आप फ्रेंड्स आप जरूर याद रखना क्योंकि ऐसा पूछा जाता है, इसका प्रथम और अंतिम सर्ग, कहीं कभी कभी बीच का सर्ग भी पूछ लिया जाता है, तो प्लीज आप उसको आप ध्यान से पढ़ना। ओके, फिर है कि प्रिय प्रवास के प्रमुख चरित्र कृष्ण राधा हैं। जो प्रिय प्रवास के प्रमुख नायक नायिका तो कौन हैं? कृष्ण और राधा पर यह चित्रित है।
परंतु कवि ने उसमें युगानुकूल कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें श्री कृष्ण को भगवान न मानकर एक महापुरुष, एक जननायक के रूप में चित्रित किया गया है। श्री कृष्ण मानवता के अनन्य पुजारी हैं, वे अन्याय का दमन करने वाले हैं। प्रिय प्रवास की राधा भी लोक सेविका, समाज सेविका हैं। वह नवीन गुणों से युक्त हैं, वह निर्भीक, कर्तव्यपरायण, दूसरे का दुख दूर करने वाली, वह जीवन पर्यंत कौमार्य व्रत का पालन कर लोक सेवा के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर देती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है। यानी आज की जो मैं प्रिय प्रवास का जो अध्ययन यहाँ कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका, परंतु वह ब्रज भूमि की सेवा में ही अपना जीवन लगा देती हैं। हरिऔध जी ने महाकाव्य में अपने युग का सजीव वर्णन किया है। यह महाकाव्य मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। वियोग वात्सल्य का भी चित्रण हुआ है। इसमें कहीं जगह पर संयोग श्रृंगार, रौद्र, अद्भुत व भयानक रसों का चित्रण है। राधा एवं कृष्ण के चरित्रों से हम मानव सेवा की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रिय प्रवास की राधा सूर की राधा से अलग हैं। प्रिय प्रवास की राधा सूर की राधा की भांति इधर उधर नहीं भटकती, परंतु वह यशोदा को धैर्य बधाती हैं, दीनहीन लोगों की सेवा करती हैं। जब राधा उद्धव के मुख से यह सुनती हैं कि श्री कृष्ण सर्वजन हिताय के कार्यों में संलग्न हैं, तो वह भी विश्व प्रेम की भावना से जन कल्याण में लग जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ आप यदि वीडियो चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को आप अच्छे से देख पाएँ। और जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।